वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच ये है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। महंगाई ने बूढ़े माँ बाप को मजबूर कर दिया है कि अपने नौजवान बेटों को मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। अफसोस की बात यह है कि मुल्क से बाहर कैसे भेजा जाए। अगर आपके बच्चे तालीमी याफ्ता नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको बाहर से कोई जॉब ऑफर आए या वो पढ़ने के लिए बाहर जाएं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जो है वो लाखों रुपए लगा के बच्चों को बाहर भेजें, तो फिर आपके पास दूसरा तरीक़ेकार क्या रह जाता है? दूसरा तरीक़ेकार वो एजेंट है जो आपको गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजने के लिए आपके वालिदैन से कहीं जेवर बिकवाते हैं, कहीं घर बिकवाते हैं, कहीं आपकी कीमती अशिया बेची जाती हैं और आप अपने माँ बाप के कदमों तले बैठकर जो है वो ये बातें करते हैं कि एक दफ़ा मुझे इस मुल्क से निकलने दो मेरी माँ और मेरे बाप, मैं उसके बाद जो है वो ये पैसे तो चंद दिनों में जो है वो आपके कदमों का ढेर बना दूंगा। ये सोचते जानते और इस लालच की बेस में आते हुए माँ बाप जो हैं वो बच्चों की खुशियों की खातिर उनको गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजने पर आमादा हो जाते हैं। इस वक्त क़यामत सूरा बरपा है उन घरों में जिनके बच्चे जो है उस कश्ती में सवार थे जो यूनान के साहिल पे पड़ी पाकिस्तानियों की बेगौरो कफन लाशों का मुंह बोलता सबूत है कि ये लाशें मेरिट की नाकदरी की लाशें हैं। ये लाशें तबकाती निज़ाम की लाशें हैं। ये मुल्क में गैर मुनसिफाना रिस्क की तकसीम की लाशें हैं। ये लाशें अदलो इंसाफ के ना होने की लाशें हैं। ये शराफिया की लाशें हैं। ये हमारे उन तमाम जो बड़े हैं पाकिस्तान के, जिनके हाथ में पाकिस्तान चलता है, ये उनकी लाशें हैं। ये लाशें हमारे नौजवान नस्ल, वो असासा जिसको बड़े आराम से सुकून से आके हमारे बड़े बड़े सियासतदान जो है वो टीवी चैनल पर ये कहते दिखाई देते हैं कि ये तो नौजवान नस्ल हमारा असासा है। अगर नौजवान नस्ल हमारा असासा है तो क्या पाकिस्तान में इस नौजवान नस्ल के लिए ना कारोबार है, ना रोजगार है और महंगाई से मरती हुई, गुर्बत में पिसती हुई ये अवाम जो है अपने बच्चों को यूनान के साहिल की लहरों की नजर करते हुए दिखाई देती है? क्या कर रहे हैं हम? पाकिस्तान में हमने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो अपने जवान बेटों की लाशें लेने के लिए दर बदर है। 5 से 10-7 दिन हो गए हैं और इस वक्त में अभी तक लोगों को उनके बच्चों की लाशों का पता नहीं चला। माँ बाप बिलक रहे हैं कि हमारे बच्चों की लाशें हमें दे दो। वो सो नहीं सके, रातों की नींदें उड़ गई वालिदैन की। किसी ने गाड़ी बेचकर, किसी ने जेवर बेचकर, किसी ने घर बेचकर, अपने प्लॉट बेचकर जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए देकर जो है वो गैर कानूनी तरीके से अपने बच्चे को बाहर भेजा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जो दूसरे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो गैर कानूनी तरीके से बाहर चले जाएं, क्या वो जिंदा नहीं है? क्या वो जिंदा लाशें जो है वो पाकिस्तान में नहीं चल फिर रही हैं? क्या वो जिंदा लाशें खा पी नहीं रही हैं? तो फिर वालिदैन इस हद तक जो है वो कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं कि अपने बच्चों की ज़िंदगियों को मौत के हवाले करने के लिए तैयार हो जाते हैं? और सारा का सारा मुस्तकबिल आपको पाकिस्तान से अगर बाहर नज़र आता है तो पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आगे बढ़कर इनकलाब लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने हक की कोशिश क्यों नहीं करते? इसी पर एक पैकेज तैयार किया है, एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों में महंगाई की शरह में इजाफे और बेरोजगारी के सबब शहरियों का बैरून मुल्क जाने के लिए रुझान में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक जाने के लिए शहरी एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं। बेरोजगार नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए मौत के शिकंजे से होते हुए कभी रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के सुहाने सपने सजाकर यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों का रुख करना वबा की तरह दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों के साथ पाकिस्तान के नौजवानों का भी इंतहाई मकसूद बन गया है और इस ख्वानाक मकसद के हसूल की कोशिश में नौजवानों की बड़ी तादाद नतज और अंजाम से बेखबर हर साल इंसानी स्मगलों और अनदेखे मुसाइबों मुश्किलात का चारा बनती है। जराये के मुताबिक जहाज में तकरीबन 750 अफराद सवार थे, जिनमें से तकरीबन 400 पाकिस्तानी थे। आखिर इनकी इस अलमनाक मौत का जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूनान के करीब बहरा रोम में कश्ती उलटने के वाक़े में पाकिस्तानियों के जाँ बाग होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वाक़े की इंक्वायरी की हदायत जारी की गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कब लोगों को झांसा देकर खतरनाक इकदाम पर मजबूर करने वाले इंसानी स्मगलों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। अलमिया ये नहीं है कि ये कश्ती उलट गई जिसमें 400 पाकिस्तानी सवार थे और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे।
अलमिया ये नहीं है कि हमें आज भी जो है वो इस चीज़ का एहसास नहीं कि हमने अपने पाकिस्तानी नौजवान असासे को खो दिया। अलमिया ये भी नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है और हम जो है वो यहाँ भूख के मारे लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने पर मजबूर हो चुके हैं। ये कोई अलमिया नहीं है। अलमिया ये है कि यही वाकया पहले भी रोनुमा हो चुका है और इसमें हमारी एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान की पर्सनैलिटी थी, एक क्रिकेटर जो थी वो सफ़र कर रही थी, जो इसी तरह की कश्ती में जो है वो डूबी। उस वक्त भी जो है वो पाकिस्तानी हलाक हुए, उस वक्त भी कश्ती जो है वो इन्हीं साहिलों की नज़र हुई, लेकिन किसी ने उस पर जो है वो बात नहीं की। मीडिया पे मामला उठता है, यकदम जो है वो शोर शराबा होता है और फिर जो है वो झाग की तरह सब कुछ बैठ जाता है। लोग भूल जाते हैं कि कौन मरा था, कैसे मरा था, क्यों मरा था। जिसका जाता है उसके लिए क़यामत सुगरा बर्पा हो जाती है और पाकिस्तान में हर चीज़ पर मट्टी डाल दी जाती है। जैसे इंसान के मरने के बाद जो है मट्टी डालनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे यादों पर, चीज़ों पर और इस तरह के हादसात पर मट्टी डाली जाती है कि जिसकी परफेक्शन जो है वो पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। बहरहाल जी, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस लेते हुए पूरे मुल्क में सोग का ऐलान कर दिया। ये एक अहम खबर थी जो मैंने आपको दी है। सोग का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके लिए स्ट्रैटेजीज़, पॉलिसीज़ क्या मुरतब की। इन जो मामलात में जो एजेंट पकड़े गए, एक एजेंट की जो है वो पकड़ने की इतला भी है और मजीद जो है वो पकड़े गए कि नहीं, ये भी हम अपने रिपोर्टर से जो है वो पूछ लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जुनैद अशरफ, वो हमें इसके बारे में जो है आगाह कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन एजेंट्स को सज़ा क्या देनी है। जो इंसानी स्मगलिंग का ये कारोबार कर रहे हैं, जो अपने मुल्क का नाम इंटरनेशनल लेवल पे बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उनको सज़ा क्या देनी है। सवाल यहाँ ये उठता है कि इनके पीछे जो अशराफिया है उसको सज़ा कौन देगा। इनमें से बहुत से चेहरे जो है वो लोगों के सामने आया हैं, उनके नाम सामने आएंगे तो उन पे फोकस कौन करेगा। यहाँ लोगों को बता देते हैं कि कातिल कौन है, कौन क्या करवा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती। उनकी रिपोर्टें, उनकी तमाम चीज़ें, फाइलें बंद कर दी जाती हैं। ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरे पाकिस्तान के नौजवान नस्ल हैं जो यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। बहरहाल जी, बात करते हैं जुनैद अशरफ से। जुनैद, ज़रा बताइएगा कि जो लोग एजेंट हैं, ये हादसा कैसे हुआ, कितने लोग जो है वो इसमें शहीद हुए, पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा लोग थे, ये सब हम जो है वो जान चुके हैं। मुझे ये बताइएगा, इसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है FIA की तरफ से भी और दूसरे भी मामलात की तरफ से, उस हवाले से हमारे पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल नबिया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और हमने देखा कि पाकिस्तानी जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, इवन कि क्रेज़ से भी ज़्यादा कोई लफ्ज़ होता है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए बैरून मुल्क जाने का, यूरोप की तरफ जाने का या दीगर ममालिक में जाने का। और इसमें हम देख रहे हैं गुज़िश्ता अगर दहाई से बात करें तो आप देखेंगे इसमें जो इजाफा है वो बदतदरीज होता ही चला जा रहा है और जिसके बायस जो है ये जितने भी शहरी होते, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, जब वो इनके हत्थे चढ़ जाते हैं, एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस वाले से ना सिर्फ एक पाकिस्तान से निकलते वक्त बल्कि जब मुख्तलिफ बाउंड्रीज को इन्हें क्रॉस करना पड़ता है और कहीं पे जो है समुंदर के करीब जाना पड़ता है, कहीं पे जो है उन्हें मुख्तलिफ जंगलों का रास्ता तय करना पड़ता है और बहुत सी मुश्किलात और मुसाइब का जो हम जिक्र नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, उन अजियतों का जो है शिकार होकर कुछ लोग जो है रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं और कुछ लोग जो है वो आगे तक पहुंचते हैं। और सबसे पहले अगर आप जिस तरह आपने पूछा ये किस तरह से ये भी कार्रवाई की गई है, आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो है इस पर नोटिस लिया गया था और तमाम मुतलका महकमों को जो अलर्ट जारी किया गया था कि वो रिपोर्ट मुरतब करें। ये देखिए अब 2-3 दिन बाद रिपोर्ट भी मुरतब कर ली जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो कार्रवाई उन्होंने की, तलहा शाहेब जो था ये एजेंट जिसका ताल्लुक जो है उसको पकड़ लिया गया, उसे पकड़ा गया था। ये देखिए उसे वो भी वालिदैन की निशानदेही पे। जी ये देखिए खुद से कारनामा नहीं है इनका। अब आप ये देखिए कि ये एक शख्स तलहा शाहेब जो है ये अकेला नहीं है, ये पूरा जो है पूरी गैंग होती है और ना सिर्फ जो है पाकिस्तान में ऑपरेट होता है, दीगर जितने भी रास्ते में हमारे ये मुल्क आएंगे, मुख्तलिफ शहर आएंगे, वहां पर भी जो है इनके एक दूसरे अच्छा जुनैद, मेरे तक जो रिपोर्ट्स पहुंची है, वालिदैन ये कह रहे हैं कि हमने 23 से 25 लाख रुपया जो है वो दिया, जबकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या अंदर की खबरें जो बताती हैं वो ये कहते हैं कि इसमें लाखों रुपया नहीं लगता है बल्कि हज़ारों में पैसे जो है वो लिए जाते हैं, जिसकी वजह से गैर कानूनी तरीके से इनको बाहर भेजने की तैयारी की जाती है। एजेंट्स का अगर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उनकी तरफ से भी ये बात सामने आती है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये देखिए कि अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान से
किसी यूरोप कंट्री की तरफ जाना है तो सबसे पहले अगर लीगली प्रोसेस देखें तो उसमें भी आपको पता है कि मिलियंस ऑफ रुपीस में 4 मिलियन से लेके 6 मिलियन तक हो सकता है, इससे भी ज़्यादा जो है अगर आपने कनाडा का रुख करना है या दीगर ममालिक का रुख करना है तो इतने लागत आ जाती है। जब हम इस तरह की स्मगलिंग के वाले से बात करते हैं या फिर जिस तरह एक लफ्ज़ प्योर टर्म यूज़ होती है हमारी उर्दू में और हमसाया ममालिक में भी इस तरह की यूज़ होती है, डंकी के नाम से जो है इसे कहा जाता है, और इस पे हमसाया मुल्क और पाकिस्तान के एक्टर्स जो थे जफरी खान और दीगर एक्टर्स की काविश से जो है बाकायदा तौर पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, और वो फिल्म जो है तमाम उन जाने वाले जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक सबक है। अगर वो देख लें और अंदाजा लगा लें कि कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और उस फिल्म में जो है काफी हद तक कोशिश की गई है कि अपने किरदार को बेहतर तरीके से जो है वो निभाया जा सके और दिखाया जा सके कि किस तरह से एक आदमी जब वो किसी भी शहर से निकलता है या पंजाब के किसी शहर से निकलकर जो है यूनान जाता है, आगे फिर उसे मुख्तलिफ बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ती हैं और आखिर में जब उसे यूरोप का रुख करना पड़ता है तो उसके लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रास्ते में ही कितने लोग जो है दम तोड़ जाते हैं और इस तरह की मौत मरते हैं। आप अच्छा, उन्हें रखा कहाँ जाता है? छुपा के कहीं जो है वो जहाज के अंदर की जगह पे जहाँ ना पानी है ना खुराक है ना उनके पास हवा का कोई इंतजाम कुछ नहीं है, और वो बेचारे जो है वो पता नहीं किस तरह बेयारो मददगार जो है आप देखेंगे पैक होके जो है वो जा रहे होते हैं। आप देखें कि लाहौर की बात कर लें, लाहौर में कराची में जिस तरह हम देखते हैं कि अब ईद भी आने वाली है, जिस तरह जानवर रखे होते हैं ना उससे बुरी हालत में जानवर फिर जो है वो बेहतर हालत में हमें ट्रकों में नजर आएंगे, बंधे हुए नजर आएंगे, उन्हें फिर हवा मिल रही होगी, उससे कई गुना ज्यादा बुरे हालात का सामना जो है इन शहरियों को करना पड़ता है। और रीजन के हवाले से आपको पता है कि ये सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है बेरोजगारी और ये महंगाई की जो सिचुएशन है जिसके बाद जो है फैमिलीज जो है काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज का भी प्रेशर होता है, और कुछ शहरी जो हैं वो इस नौबत तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। और सबसे पहले अब ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इसके खिलाफ जो है ना। अच्छा, ये देखिए कि वो कश्ती कितनी छोटी है कि उसमें 50 से 60 लोग जो है मुश्किल से सफर कर सकते हैं, और उसपे 700 से अबव लोग जो है वो इन्होंने बिठाए हैं। और फिर उसके बाद जो वहाँ के गार्ड्स थे उनके हवाले से जो एनी शाहिदीन है उनका कहना है, जिनकी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर मौजूद है जो बच गए हैं, उनमें से एक एनी शाहिद का ये कहना है कि उस वक्त जो है वो गार्ड्स ने कश्ती को बचाने की कोशिश की है, रस्सी भी फेंकी है, लेकिन वो बाईं जानिब से जब फेंकी है तो उसके बाद जो है वो कश्ती उलट गई है। सूरत हाल यहाँ पर ये हुई है। इसका मतलब है कि गलती थी, उस कश्ती में भी फॉल्ट था, यानी वो डूबने के खदशात उसमें मौजूद थे, ओवरलोड उसको कर दिया गया था जिसकी वजह से जो है ये हादसा पेश आया। जी बिल्कुल, ये देखिए ये 65 से 100 फुट के करीब जो थी वो कश्ती की लंबाई थी और 750 के करीब जो है ज़राए के मुताबिक जो है वो उस पर बनता ही नहीं ना। 65 से 100 फुट की कश्ती पे आप 750 लोग सवार कर रहे हैं। जिस तरह कैपेसिटी से आपने पहले ही ओवरलोड कर लिया है, और दूसरी जानिब घंटों आप देखें वो कश्ती पहले उधर ये गार्ड्स के मुताबिक जो है उधर मौजूद रही है, उन्होंने पहले देखा कि इससे मदद की ज़रूरत है भी कि नहीं है और सारी चीज़ें देखी गई, लेकिन फिर भी उसके बाद अब जो हमारे सैकड़ों जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो अब हम में नहीं रहे, और इस कोशिश में इस स्मगलिंग में जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। कोटली के 28 नौजवान उस कश्ती पे सवार थे और बाकियों का ताल्लुक जो है वो कश्मीर से था, पाकिस्तानी ज्यादा थे। मोस्ट ऑफ देम आप देखेंगे कि ये कश्मीर में आप देखेंगे कश्मीर की इस तरह की आप देखेंगे आबादी है कि वहाँ के ज्यादातर पहले से ही लोग जो हैं वो बैरून मुल्क सेटल्ड हैं, और किस तरह की आप देखेंगे ये कंडीशन हो रही है कि वहाँ पर भी इस तरह का क्रेज पाया जा रहा है कि वहाँ पर भी जो शहरी मौजूद हैं उनकी भी कोशिश है किसी न किसी तरीके से जो है किसी भी वे से स्मगलिंग के थ्रू, डंकी के थ्रू किसी तरीके से दूसरे मुल्क तक कायद-ए-आज़म ने कहा था कि नौजवान रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान को बचाने के लिए नौजवान नस्ल निकलेगी। इन्होंने नौजवान नस्ल का कीमा बना दिया, उस अपने असासे का बेड़ा गर्क कर दिया। सूरत हाल यहाँ ये कर दी कि नौजवान नस्ल को कत्ल कर दो, मार दो, जैसे मरते हैं मारने दो, जहाँ जो है वो देखा जाएगा, जितनी जो है वो लाशें गिरेंगी उसी पर सियासत होगी। ये सूरत हाल जिस मुल्क की बन जाए वहाँ पर आप नौजवान नस्ल को सिक्योर करार दे सकते हैं? कोई भी जो है वो जर्नलिस्ट यहाँ पर सिक्योर नहीं, कोई भी यहाँ पे नौजवान जो है वो शख्सियत यहाँ पे सिक्योर नहीं। वजूहात क्या है? क्योंकि डोरे जो है वो बंधी हुई हैं 70-70, 80-80 साल के बाबों के हाथ में, जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर चलना है, और वो अपने तरीके से जो है वो लाठी हाँके चले जा रहे हैं, और हम गायें बैलों और भैंसों की तरह जो है वो उनके पीछे पीछे जो है वो बस जा रहे हैं। तो सूरत हाल यही चलती रही तो मेरे मुल्क का नौजवान तो इसी तरह मरेगा। जी बिल्कुल, ये देखिए जहाँ पे नौजवान सिक्योर नहीं है उनको अपनी जिंदगी की जो है
وہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے پروٹیکشن دی جا رہی ہے، نہ صرف انہیں اس طرح کے ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، نہ فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہے، تو مجبور ہو کے جو ہے وہ اس قدم پر باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو مختلف صحافیوں پر بھی حملے کیے گئے، اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جرنلسٹ ہی جو وہ پوری طریقے سے جو ہے پروٹیکشن انہیں نہیں دی جا رہی اور وہ انسیکیور ہیں۔ اور ہمارے ہی ہم نے دیکھا کہ پہلے عدیل احمد بھی تھے، وہ اس چینل سے بھی منسلک رہے ہیں، یہاں پر جو ہے صحافت سے بھی منسلک رہے ہیں، وہ بھی مجبور ہو گئے تھے جب وہ رپورٹنگ وغیرہ کرتے تھے، انہیں بھی جو مختلف قسم کی تھریٹس بھی دیے جا رہے تھے، اور وہ مجبور ہو کر پاکستان چھوڑ کر جو ہے بیرون ملک اب سیٹل ہو گئے، اور بلکہ ان کے بچے کو اغوا بھی کر لیا گیا تھا۔ ہمارے رپورٹر عدیل احمد کے بچے کو اغوا بھی کیا گیا تھا، ان کا بچے بڑی مشکل سے جو ہے وہ انہوں نے بازیاب کروایا تھا۔ اب دیکھیں انہیں ملک چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں سے جانا پڑا۔ تو اگر ہمارے سارے جرنلسٹ جو ہے وہ اسی طرح اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ اس ملک کو چھوڑ کے جانے کا سوچیں گے، چلے انہوں نے تو کچھ پیسہ کر کے جو ہے وہ لیگل طریقے سے وہ باہر چلے گئے، لیکن یہ بیچارے نوجوان جو ان لیگل طریقے سے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر جا رہے تھے، جو موت کی نظر ہو گئے، یہ کس کا جو ہے وہ قصور ہے؟ یہ دیکھیے سراسر، یہ دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی، تو ریاست کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ریاست میں جو حکومت ہوتی ہے ان کی رسپانسبلٹیز اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو وہاں پر اگر کوئی بکری بھی جو ہے پیاسی رہ جاتی تھی یا پھر جانور کو بھی کچھ ہوتا تھا، تو وہ بھی رسپانسبلٹی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بخوبی سر انجام دیتے تھے۔ اور جہاں پر ایک شخص کی نہیں سینکڑوں اشخاص کی بات ہو رہی ہے اور پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے، تو کس طرح سے کوئی بھی ریاست یا پھر کوئی بھی کنٹری جو ہے یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ اگر صرف واقعے کی ہم صرف کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی انکوائری ہوگی؟ دیکھیے آپ انکوائری کریں، رپورٹ تیار کریں، لیکن کوئی نہ کوئی اس کی رسپانسبلٹی بھی تو لے۔ کون اس کا جواب دے ہے؟ وہ اپنے نوجوان بچوں کو جو ہے وہ اس موت کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں کہ انہیں پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھر بنانے ہیں، لوگوں نے اپنے کاروبار کرنے ہیں، لوگوں نے اپنی جو ہے وہ زندگی بنانی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، آٹا غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے، آئل کا پیکٹ جو ہے وہ غریب آدمی نہیں خرید سکتا، دالیں 400 روپے سے اوپر جا چکی ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ ایک غریب آدمی جو ہے، مجبور آدمی جو ہے وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گیا، اور اب لوگوں کی سکت بھی ختم ہو گئی کہ لوگوں کو دے دیں۔ یہاں پر لوگ قرض دینے کے لیے بھی جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، صورتحال میں لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے، لوگ مریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ جو اس طرح مرنے کے لیے جو ہے وہ یونان کے ساحل پہ چلے گئے کہ بے یارو مددگار، وہاں پر پاکستانیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور ابھی ہم جو ہماری وزارت خارجہ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ کی شناخت ہو گئی ہے، کچھ کی شناخت ابھی باقی رہ گئی ہے، کچھ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے، اس پر کتنے جو ہے وہ پاکستانی سوار ہوئے، کس طرح سے تھے، تمام رپورٹس آ چکی ہیں، ابتدائی رپورٹس جو ہیں وہ پاس ہیں، آگے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ لیکن کیا یہ پہلی دفعہ ہوا؟ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا؟ اس سے پہلے یہ واقعات نہیں ہوئے، یا اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے تھرو باہر نہیں نوجوانوں کو بھیجا گیا؟ نہ جانے کتنے نوجوان لقمہ اجل بن گئے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہے گی؟ یہاں تو کسی نے جواب نہیں دینا۔ تمام ہمارے متعلقہ محکمے، ادارے اور ہمارے سیکیورٹی سے منسلک اور فورن افیئر سے منسلک، انٹیریئر منسٹری سے منسلک، اور تمام ہماری حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے، اور ان کی کارکردگی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح سے پاکستانی جو ہے اپنی جان کو جو ہے جوکھوں میں ڈال کر ڈنکی کے تھرو باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سینکڑوں کی تعداد میں اب دیکھیں یہ واقعہ پیش آ گیا، ثانیہ پیش آ گیا۔ اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ایتھلیٹ تھے ہمارے، وہ بھی اس طرح سے شہید ہو گئے، اور مختلف واقعات جو ہے رونما ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کسی بھی واقعے سے اس طرح سے سیکھا نہیں۔ بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سے بار بار ثانیہ پیش آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اس سے ہم نہ اس طرح کی پالیسیز بنا پاتے ہیں، نہ اس طرح کی حکمت عملی بنا پاتے ہیں، اور نہ اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹیشن کروا پاتے ہیں کہ نیکسٹ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آ سکے۔ اور اب دیکھیے یہ اب ایف آئی اے ہیومن ٹریفکنگ کا، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کا جو کاروائی انہوں نے کی ہے، اب دیکھیے ایک شخص کو اگر آپ نے گرفتار کیا ہے تو اس کے پیچھے پوری ٹریل ہے، پورا گینگ ہے، اور تمام ان لوگوں کو جو ہے پکڑنا چاہیے، ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، اور اس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے کہ جو اشخاص، جو شہری جو ہے اس سے پہلے اس طرح کے واقعات کا جو ہے نشانہ بن گئے ہیں، ان کو جو ہے انصاف فراہم کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے منسلک ہیں، چاہے وہ کسی بھی شہر سے منسلک ہیں، انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اب یہ ایک کشتی میں جو ہے یہ
वाकया पेश आने के बाद जो है अब हम में नहीं रहे, जान की जुनैद, हमारे बाजी आ प्रोग्राम गई का है। वक्त क्योंकि बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इस वक्त हम यही कह सकें कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान का नौजवान जो असासा है, पाकिस्तान उसको कैसे ज़ाया कर रहा है, इसकी मिसाल जो है वो पूरी दुनिया में आ चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से 400 नौजवान उस कश्ती पर सवार थे, जिसमें टोटल 750 लोग थे, जिसमें से 400 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पाकिस्तान से किस तरह उकता कर दूसरे ममालिक में अपनी जान जोखों में डाल के इस डंकी के ज़रिए बाहर जाने पर तैयार हो चुकी है, और किस तरह उन्हें अपनी ज़िंदगी और मौत का अंदाज़ा नहीं है। इस कश्मकश का कि ज़िंदा बच गए तो बाहर पहुँच जाएंगे, वरना बीच में ही मारे जाएंगे। सिसक कर पाकिस्तान में भी तो मरना ही है। लोगों ने मौत को गले लगाना बेहतर समझ लिया है। सिचुएशन अगर यही रही तो फिर हमारे हुक्मरान क्या जवाब देंगे? जो आज सीटों पर बैठे हैं वो अगर दुनिया में जवाब नहीं देंगे तो वो आखिरत में अल्लाह को जाकर क्या जवाब देंगे? ये सोचने की बात है, सोचने की घड़ी है। हम सबको सोचना होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई सियासी जमात है। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम और नौजवान नस्ल को सिक्योर करने के लिए, हमें यहाँ प्रोटेक्शन देने के लिए हुकूमत को चाहिए कि कोई इंतजामात और कोई स्ट्रैटेजी प्लान करे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।